हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक बुक के बारे में बात करने वाला हूँ। ये है आपकी कृषि एवं प्रौद्योगिकी यानी कि एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की बुक, परीक्षावाणी पब्लिकेशन की। अगर आप आर ओ ए आर ओ का पेपर देखेंगे तो आर ओ ए आर ओ के पेपर में प्रीलिम्स में 5 से 6 क्वेश्चंस हर बार एग्रीकल्चर के आते हैं। वो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वो टिपिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो, यानी कि ज्योग्राफी में जो आपको इकोनॉमी का सेक्शन देखने को मिलता है एग्रीकल्चर का, उससे रिलेटेड आए हो। वो प्रॉपर हार्डकोर एग्रीकल्चर से आते हैं। उसमें आपको क्रॉप रोटेशन, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स या डिफरेंट डिफरेंट जो पेस्टिसाइड है उनसे रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाती हैं। कई बार स्पीशीज़ वगैरह भी पूछ ली जाती है। तो अगर आपको ढंग से उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आइडिया नहीं है तो आप कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आर ओ ए आर ओ के लिए स्पेशली इस किताब को पढ़ना या एग्रीकल्चर को पढ़ना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस किताब से फायदा क्या है कि एग्रीकल्चर को टारगेट करती है, जितने भी मेन मेन चीज़ें हैं वो इसमें दी रहती है, तो ये बहुत हेल्प करती है। मेन बात ये है कि सिर्फ प्रीलिम्स में ही चीज़ें नहीं आती है, मेंस में भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं एग्रीकल्चर के पेपर में। ठीक है, एग्रीकल्चर के सेक्शन से मेंस के पेपर में, आर ओ आर ओ के जीएस के पेपर में। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप इस बुक को ले लेते हो या आप एग्रीकल्चर को ढंग से पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्री में भी हेल्प करता है, मेंस में भी हेल्प करता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरह से चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे इंडेक्सिंग की, तो इसमें देखिए मेन मेन जितनी भी चीज़ें होती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो भी आपका प्रोडक्शन वगैरह हुआ होता है, जो भी चीज़ें उत्पादन हुआ होता है, वो सब आपको यहाँ पर दी रहती हैं। अब ये तो थोड़ा पुराना डेटा है, ऑब्वियसली अगर नई वाली आ गई होगी तो उसमें ये अपडेटेड आपको मिल जाएगा, बट ये पुराना है। बट जो मेन मेन यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस होती हैं, सम्मेलन होती हैं, या अगर पॉवर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ है, IECAR क्या है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो टर्म्स यूज़ होते हैं, या इसके अलावा जो सबसे मेन जो चैप्टर आता है वो ये वाला आता है, फसलोत्पादन वाला। इसमें आपको फसलों का विशिष्ट वर्गीकरण देखने को मिलता है, फसल चक्र देखने को मिलता है, ये वाला। ठीक है, क्रॉप साइकिल, ये आपसे पूछा भी गया था। इसके अलावा एकल सस्यन क्या होता है, फसल सघनता क्या होती है, यानी कि क्रॉप डेंसिटी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, उसके बाद में जैसे कि मक्का है, चावल है, और गेहूं है या सरसों है, इन सब के लिए कितना पानी ज़रूरत है, किस टाइप की मिट्टी की आवश्यकता है, किस टाइप की परिस्थितियां होनी चाहिए सो दैट ये फसल अच्छे से ग्रो कर पाए, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कहाँ पर कौन सी फसल का ओरिजिन है, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख पाते हो। तो इसलिए जो भी बेसिकली फूड क्रॉप्स हैं या कैश क्रॉप्स हैं, गन्ना वगैरह, शुगर केन, तो इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको देखने को आराम से इसमें मिल जाते हैं। इसके बाद आप देखोगे तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड भी आपको चीज़ें देखने को मिलती है। तो जैसे फ्रूट्स होते हैं, तो फ्रूट्स में जो भी मेन मेन फ्रूट्स हैं उनको लेकर के जो फैक्ट्स हैं, किस टाइप के फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं, फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं, ये सब आपको देखने को मिलता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू, या किसी फ्रूट का रंग जो है वो किस वजह से उस कलर का है, या किसी वेजी का यानी कि जो वेजिटेबल्स हैं उनका कलर अगर रेड है या पर्पल है तो वो किस वजह से है, टोमेटो है, या फिर आपका जो ब्रिंजल होता है उसका कलर क्यों है पर्पल कलर का। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें आराम से देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा कैसे उनको प्रिजर्व किया जाता है, जो प्रोसेसिंग वगैरह होती है, फूड प्रोसेसिंग वगैरह, उसकी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप आसानी से चीज़ें कर पाते हो। अच्छा देखो, अब इसमें यहाँ पर आपको एक चैप्टर देखने को मिल रहा है सीड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब सीड टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने इसको पढ़ रखा है तो जो आर ओ में सीड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब पेपर लीक हुआ था 11 फरवरी को, ठीक एक साल पहले जब पेपर हुआ था, तो उसमें सीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। 4 तरीके के बीज दिए हुए थे, सीड्स दिए गए थे और उनको आपको लगाना था। तो अगर आप, अब ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, तो अगर आपने पढ़ रखा है तो ये आप कर पाओगे, वरना आप कर नहीं पाओगे। नॉर्मल नॉलेज से आप कर नहीं पाओगे, आपको क्या ही नॉलेज होगी सीड्स के बारे में। तो ये चीज़ें इस तरह से इसमें सब मिल जाती हैं। और भी कुछ कुछ इसमें इसी से रिलेटेड टर्म होते हैं या कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको दिए रहते हैं। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। उसके बाद में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है। अच्छा, जैसे ये कृषि साख है यानी कि एग्रीकल्चर क्रेडिट, इससे रिलेटेड जो भी स्कीम वगैरह हैं, या जैसे भारत में सहकारी आंदोलन वगैरह हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है। तो इसके जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है वो आपको पता होने चाहिए। सहकारी बैंक क्या होती हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि RRB यानी कि रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स कौन सी होती हैं, या फिर उपज उपज का क्या संबंध होता है, या इसके अलावा जैसे खेती है तो खेती के कितने प्रकार की खेतियाँ हो सकती हैं, कितने सिस्टम उसमें होते हैं, विशिष्ट खेती क्या होती है, मिश्रित खेती क्या होती है, रेंचिंग खेती क्या होती है। देन उसके बाद में कैपिटलिस्ट टाइप की जो खेती है वो क्या है, काश्तकारी टाइप की क्या है, सामूहिक खेती क्या है, सारे टाइप आपको दिए गए हैं। गहन कृषि क्या है, समुच्च खेती क्या है, निर्वहन क्या है, ले खेती क्या है, पहाड़ों पर किस टाइप से वहाँ पर खेती वगैरह की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए तो आप बड़ी आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। और प्री में पढ़ लिया तो मेंस में हेल्प करेगा। तो अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया तो प्री और मेंस दोनों का काम हो जाएगा। तो इसलिए इस सेक्शन को पढ़ना फायदेमंद रहता है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। पढ़ोगे नहीं तो आप 6 में से 3 भी नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम यही है। अब पेपर इतना ईजी नहीं आ रहा है, एग्रीकल्चर के सेक्शन के क्वेश्चन इतने ईजी नहीं आ रहे हैं कि आप ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ PYQ पढ़ के चले जाएं और आपका हो जाए। किस्मत अच्छी है, फंस गया क्वेश्चन, आपने कहीं पढ़ा है, आ गया, ठीक है। और टेस्ट सीरीज में भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं रहते हैं। कोई आप एक ऐसी टेस्ट सीरीज दिखा दो जिसमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चन इंसान पुट करता हो, कहीं नहीं मिलेंगे। तो वो भी इस टाइप के जैसे आयोग पूछता है, कोई नहीं उसमें उतनी मेहनत करता, तो वो चीज़ रह ही जाती है। इसके अलावा जैसे सॉइल रिसोर्सेज है, तो
सॉइल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सॉइल है ना, उनके बारे में पूछता है। सॉइल का क्लासिफिकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता होना चाहिए। तो ये मिट्टियों के ऊपर, सॉइल के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है। यूपीपीएसएस में भी आता है, आरओ में भी आता है। एक बार अगर आपने इनके बारे में ढंग से पढ़ लिया तो आसानी से चीज़ें आप कर पाएंगे। उसके अलावा जैसे मृदा अपरदन वगैरह, यानी कि जो सॉइल इरोजन वगैरह है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है सॉइल को लेकर के, किस टाइप की मृदा होती है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, पारिस्थितिकीय मृदा कौन सी होती है, देन उसमें कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो किस तरह से होता है, फर्टिलाइजर कौन से होते हैं, फिर बायोगैस प्लांट क्या है, नाइट्रीकरण क्या है, विनाइट्रिफिकेशन क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन स्टेबलाइजेशन क्या है, या फिर बायो फर्टिलाइजर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी है, अजोला है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरम है, राइजोबियम है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहले कभी पूछा नहीं गया, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री की चीज़ें आ जाती हैं, तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनकी स्पीशीज़ देखने को मिलता है, ये भी पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग में ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर आपने मेन मेन चीज़ों का भी पढ़ रखा है, आपने अगर जो भी टिपिकल आपके यहाँ काऊ या बफेलो होती हैं, उनका अगर आपको पता हुआ है कि कौन सी इंडियन है, कौन सी विदेशी नस्ल है, कौन सी कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो किस स्टेट में है, तो मेन मेन अगर आपको चीज़ें मालूम है तो आप आसानी से लगा ले जाएंगे। जैसे ये गोट वगैरह का होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कुछ कुछ पशु रोग हैं, कुछ कुछ एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, तो उनमें जो डिसीजेज हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पहले पूछा जा चुका है। इससे नया क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये थीम क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो वो आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा इसमें आपको जो भी रूरल वेलफेयर के लिए एक्टिविटीज़ इंडिया में अभी तक हुई हैं, उनसे रिलेटेड जो भी स्कीम है वो भी दी गई हैं। अब ये यहाँ पर सब दी गई हैं तो आपको ईजी लगेगा, आप पढ़ लोगे। अगर एग्जाम में आएगा और आपने अगर पहले से पढ़ नहीं रखा है तो आपको लगेगा ये स्कीम तो मैंने नाम ही नहीं सुना, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। बट एक्चुअल में इस सोर्स से या इस चीज़ को, ये जो टॉपिक है, ये जो थीम है, इसको जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा उसके लिए ये टफ नहीं होगा, क्योंकि वो तो पढ़ कर आया है ना। तो जिसने पढ़ा नहीं होता है उसको फिर चीज़ें डिफिकल्ट लगती है, लेकिन जिसने पढ़ा होता है उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा ध्यान देना है, और अभी बिकॉज टाइम है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो किए गए हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। जैसे ये एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले पूछी जा चुकी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। आपने देखा होगा कि मैच द फॉलोइंग में ये सब स्कीम या प्रोजेक्ट या कैंपेन, ये सब अभियान आपको देखने को मिलते रहते हैं। ये सब योजनाएं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब कृषि क्षेत्र की जो भी मेन मेन योजनाएं हैं वो भी आपको देखनी है। जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, ठीक है, 2024 की यूपीपीएसएस में प्रीलिम्स में आया था कि नहीं आया था, सब यहाँ पर दिया हुआ है। ये कोई नया क्वेश्चन या नया टॉपिक नहीं है। 2013 से लेकर के 2018 तक 19 तक ये क्वेश्चन आयोग के ऑलमोस्ट हर पेपर में हर साल ऑलमोस्ट रिपीट होता था। एक ना एक बार तो, मतलब साल में अगर 3 एग्जाम आयोग के हो रहे हैं तो 2 में तो आता ही आता था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा जो कृषि बीमा योजना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें से सारी इंपॉर्टेंट नहीं होती है ऑब्वियसली, लेकिन ये टॉपिक या थीम इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अगर 20 दी गई है तो 20 की 20 नहीं पढ़नी होती है, 20 में से 6-7 ऐसी होती हैं जो एकदम रटी होनी चाहिए। तो वो आपको अगर पता है तो आप आसानी से चीज़ें कर ले जाओगे। उसके बाद में जो महिला और बाल विकास कार्यक्रम है, ये कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से, तो वो आपको अगर पता है तो आसानी से आप कर ले जाओगे चीज़ें। अब जैसे जननी सुरक्षा योजना है, मातृत्व लाभ योजना है, इंदिरा महिला योजना है, महिला विकास निगम है, ये सब ऐसा है यार कि ये पहले भी पूछा जा चुका है और ये आगे भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद में एक्सटेंशन एजुकेशन सिस्टम इंडिया में किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो इससे रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको पढ़ा होना चाहिए। इसके बाद मेंस के कुछ कुछ आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें जैसे कि ग्रीन और ब्लू बॉक्स है, तो ग्रीन और ब्लू बॉक्स अनुदान जो है, सब्सिडी जो है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये सब ऐसा है जो पहले पूछा जा चुका है। तो जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको इसमें से फिल्टर करके पढ़ लेने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत सोर्स, तो इससे अगर आप कर लोगे तो आप ईजिली चीज़ें कर ले जाओगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको कृषि विज्ञान का विकास एवं क्रांतियाँ जो भी हुई हैं, जैसे कि कृष्ण क्रांति कौन सी थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ब्लैक रिवॉल्यूशन है, तो ये सब जो रिवॉल्यूशन थे ना, डिफरेंट डिफरेंट इंडिया में जो पूरा रिवॉल्यूशन हुआ था, ये कहीं ना कहीं बार बार पूछा जा चुका है। मतलब ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता था 2013-14 से लेकर के 2019-20 तक। तो इसको आप मिस नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। आपने पढ़ रखा है तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचा तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आरओ यूपीपीएसएस के लिए ऑलरेडी टारगेट्स चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।